महाराष्ट्र न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। भिवंडी में गुटखा घोटाला, डंपिंग ग्राउंड से जब्त शुदा माल दोबारा बाजार में फरोख्त होने का इंकशाफ। राजवाड़ा जलजले से लरज उठा। हिंगोली, प्रभणी और नांदेड़ में महसूस किए गए हल्के झटके। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकले। मुंबई के भायंदर में भयानक आग, सिलेंडर धमाकों से कई झोपड़ियां तबाह, 3 हलाक, कई जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुर्शिदाबाद में किया इंतखाबी जलसा। कहा, अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो बंगाल में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। यकसा सिविल कोड नाफिज करने के बीजेपी के बयान को ममता बनर्जी ने किया खारिज। कहा, अवाम पर एक मखसूस नजरिया मुसल्लत करने की हो रही है कोशिश। मुल्क भर में ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ज्योतिराव फूले को खिराज अकीदत पेश किया। ये तकरीब प्रेरणा स्थल संविधान सदन में मुनक़िद हुई, जहां मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने फूले के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी समेत दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। याद रहे कि ज्योतिराव फूले 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के ज़िला सतारा के गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की बेहतरी और समाजी इस्लाह के लिए वक्फ कर दी थी। ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा कि फूले ने समाज, मसावत और शमूलियत के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया और ख़वातीन की तालीम के मैदान में उनकी कोशिशें बेमिसाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट उज्ज्वल निकम ने ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन बिल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील को सराहते हुए कहा कि हुकूमत ने ख़वातीन को फैसला साजी में उनका आईनी हक दिलाने के लिए अहम कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। हमें तो पहले ये सोचना होगा कि बिल क्यों लाया जाता है, क्योंकि आज पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल लाने के लिए और महिलाओं को हमारे संविधान के अनुसार उनका कानूनी हक डेलिब्रेशन में भी मिलना चाहिए, ये इन्होंने सोचा। और इसलिए मैं बहुत सरकार का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, संस्कृति है, और संस्कृति यही हमें कहती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब जहां महिलाओं की पूजा और श्रद्धा से उनको भाव किया जाता है, वहां देवताओं का निवास रहता है। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी ने मीरा भाईंदर इलाके में ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी ज़बान लाजमी करार देने के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि किसी भी ज़ुबान को ज़बरदस्ती नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हर रियासत की अपनी सरकारी ज़ुबान होती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, केरला में मलयालम, असम में आसामिया, लेकिन किसी पर किसी खास ज़बान को बोलने के लिए दबाव डालना मुनासिब नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं लोगों के पास है, लोग भाग गांव से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई जैसे शहर में आते हैं रिक्शा चलाने के लिए, खाने के लिए। मराठी सिखाइए ना, कौन मना कर रहा है? मराठी सिखाइए, स्कूल खोलिए उनके लिए, क्लासेस चालू कीजिए, प्यार से सिखाइए, टाइम दीजिए उनको, भाई 6 महीने में सीख जाओ, तुमको लेसन दे देंगे, तुमको परमिट मिल जाएगा। ये सब चीजें जो है ना, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती देश में एक नई चीज लाना ठीक नहीं है। देखिए, देश में भाषा बहुत सारी है, हर स्टेट की अपनी भाषा है, लेकिन एक भाषा के ऊपर इतना जबरदस्ती तरीके से करके किसी को अपमानित करना, किसी का धंधा छीन लेना, भुखमरी का इतने भुखमरी चीजें ला देना वास्तव में सही नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है। अगर मराठी लाजिम करना है तो आप कानून बना दो कि भाई मराठी के बगैर यहाँ कोई आ ही नहीं सकता है, मराठी बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता है।
ताकि देखें ना लोग कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। हिंदी इस देश की भाषा है, वो कहाँ बोली जाएगी फिर? मराठी यहाँ बोली जाएगी, केरल में केरला बोली जाएगी, गुजरात में गुजराती बोली जाएगी, आसाम में आसामी बोली जाएगी, हिंदी कहाँ बोली जाएगी? मैं समझता हूं कि हर स्टेट में जो लोकल लैंग्वेज है उसको लागू करने के लिए पहले लोगों को यहाँ पर लोगों को सिखाने के लिए प्यार से बुलाना चाहिए, उनको किताबें देना चाहिए, इसके लिए क्लासेस शुरू करना चाहिए। भिवंडी में गुटखा घोटाले का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुबैना तौर पर जब्त शुदा और तलब किए जाने वाले करोड़ों रुपए मालियत के गुटखे को दोबारा बाजार में फरोख्त किया जा रहा था। जराये के मुताबिक ये वाकया रामनगर डंपिंग ग्राउंड का है, जहां फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से छापों में जब्त किया गया गुटखा तलब करने के लिए एक डंप किया गया था। ताहम मुकामी लोगों ने रात के वक्त कुछ अफराद को इसी डंपिंग ग्राउंड से गुटखा निकाल कर टेम्पो में लोड करते हुए देखा। मुकामी शहरियों ने जब टेम्पो को रोका तो इंकशाफ हुआ कि बाजराओ ब्रांड का भारी मिकदार में गुटखा वहां से निकाला जा रहा था। शहरियों का इल्जाम है कि यह गैरकानूनी सरगर्मी की कई दिनों से वहां पर जारी थी और डंप किया गया गुटखा आहिस्ता आहिस्ता निकालकर दोबारा मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। इस मामले में डंपिंग ग्राउंड के अमले, गुटखा माफिया और एफडीए हुक्काम के दरमियान मिलीभगत के संगीन इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि इससे पहले भी डंप किया गया गुटखा इसी तरह वापस निकालकर फरोख्त किया गया होगा। देखो, यहाँ दो हद लगती है। एक रोड पे जो खड़े हैं अपन, ये रोड है शांति नगर सेक्शन में, और ये जो डंपिंग ग्राउंड है ये तालुका हद्दी लगता है। दोनों जन आए थे, उनका कहना है कि माल यहाँ से जाएगा नहीं, लेकिन हमको ऐसी माहिती पड़ी कि यहाँ से लोग पीछे से माल लेके जा रहे, तो उसके लिए हम लोग आए कि आपस में कोई माहौल और ख़राब ना होए, माहौल अच्छा रहे। ये गुटखे के चक्कर में लोग आपस में मरे कटे, वो अच्छी बात नहीं है। तो लोगों से मैं आह्वान करूंगा, और जो भी इसमें अधिकारी इन्वॉल्व होएगा कि बगैर खड्डा खोदे, बगैर केमिकल से कौन सी जीसीपी या पोकलैन उसमें ये इन्वॉल्व है, उसके लिए हम लोग तपास करेंगे और अधिकारी के ऊपर गुन्हा दाखिल कराएंगे। हे दुपारपासूनच कारवाई झालेली आहे याच्यावर, म्हणजे गाडी पकडलेली आहे, परंतु आम्हाला आता माहीत पडलं, आम्हाला जसं माहीत पडलं तसं आम्ही इथं पोहोचलो। रईसबाईची एक सर्वात मोठी मागणी आहे की गुटखा बंद झाला पाहिजे भिवंडीमध्ये सर्व, तरी पण गाड्या चालू आहेत आणि याच्या मागे जे पण असतील त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, डिस्पोज झालंच पाहिजे, त्याच्यावर केमिकल टाकून त्याला जाळण्यात यावं, परंतु असं झालं नाही। आणि काही लोक पाठीमागून येऊन गुटखा घेऊन जात होते अशी आम्हाला माहिती भेटली। त्यावेळेसच आम्ही तुरंत इथं आलो, इथं पाहणी केली सर्व। काही गोण्या त्या साईडला पडलेल्या होत्या, मग आम्ही जाऊन स्वतः तिथे जाऊन पाहणी केली। काही टेम्पो घेऊन देखील गेले, एक टेम्पो तिथे आहे, उभा आहे, भरलेला आहे। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आज सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके बायस शहरियों में कुछ देर के लिए खौफ और हिरास फैल गया। मौसूला इतलात के मुताबिक सुबह तकरीबन 8:45 पर नांदेड़ शहर और दही इलाकों समेत हदगांव और हिमायतनगर तालुके के कई देहात में ज़मीन हिलने और ज़ेर ज़मीन आवाज़ें सुनाई देने की शिकायत मौसूल हुई। बादजा नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट पर जांच के दौरान जलजले की तस्दीक हुई है। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.7 दर्ज की गई, जबकि उसका मरकज़ ज़िला हिंगोली के बिस्मत तालुका के शिरली गांव के शुमाली इलाके में बताया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक झटके हल्की नौयत के थे और किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। राजवाड़ा जलजले से लरज उठा। हिंगोली, प्रभणी और नांदेड़ में हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद अवाम खौफ और घबराहट के आलम में घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटकों के बाद इलाकों में खौफ और हिरास फैल गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक सुबह के वक्त लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे कि अचानक खिड़कियां और घरेलू सामान हिलने लगा, जिसके बाद शहरी खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। ख़ासतौर पर वास्मात तालुका के इलाके में गुज़श्ता कुछ दिनों से वक्फे से झटकों की वजह से दही इलाकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत कम थी और किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुंबई शहर के करीब में वाक़े भायंदर के मशरक़ी इलाके में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा इंटरलोक पुलिस चौकी के करीब लोधा कॉम्प्लेक्स के पीछे कायम गैरकानूनी झोपड़पट्टी में पेश आया।
यहाँ अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने शुद्धत इख्तियार कर ली, मुतअद्दिद झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडरों में एक के बाद देकर धमाके हुए, जिससे इलाके में खौफ इराज फैल गया और नुकसान में मजीद इजाफा हो गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड एहलकार और मकामी पुलिस का अमला मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने मिलकर शुरू किया और खतरनाक हालात के बावजूद 29 सिलेंडरों को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं मुंबई शहर के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक बुजुर्ग शहरी की बालकनी से गिरने की वजह से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 70 साला देवदास कोधार के तौर पर हुई है। वो आज सुबह अपने घर की बालकनी में मौजूद थे कि अचानक बालकनी मुनहदम हो गई, जिसके बायस वो कई फुट ऊंचाई से नीचे गिर गए। हादसे में शदीद जख्मी होने के बाद देवदास को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई, ताहम वो जख्मों के ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुणे में एक दिल दहला देने वाला कत्ल का मामला सामने आया, जहां एक जालिम मां ने अपने 6 साला बेटे को मुबैना तौर पर आशिक के साथ मिलकर बेरहमी से मार डाला और लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक ये वारदात करौली गांव में पेश आई है, जहां 27 साला मुलजिमा बसरीन महबूब शेख का एक दूसरे शख्स के साथ मुआशका था। बताया जा रहा है कि बसरीन का बेटा उनके ताल्लुकात में रुकावट बन रहा था। 4 अप्रैल की रात दोनों ने मिलकर मासूम बच्चों के कत्ल की साजिश रची। उन्होंने बच्चे का सर पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया और फिर उसे दीवार और ज़मीन पर बार बार मार कर हलाक कर दिया। कत्ल के बाद जुर्म छुपाने के लिए मुलजिमान ने उसे कुदरती मौत जाहिर करने की कोशिश की, ताहम इसाक अहमद शेख को शुबा हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने फौरी तहकीकात शुरू की। पोस्टमार्टम और शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमा से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिला थाने के इलाका अंबरनाथ में सड़क पार करने के दौरान होने वाले झगड़े के बाद एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार ने मुबैना तौर पर कॉलेज के तालिब इल्म को घसीट लिया। ये वाकया छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में पेश आया, जहां 21 साला तालिब इल्म प्राचित दुबे कॉलेज जा रहा था। इस दौरान पार्किंग से मोटरसाइकिल निकालने के दौरान एक दोपहिया गाड़ी सवार से मामूली टक्कर हो गई, जो बाद में झगड़े में तब्दील हो गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने तालिब इल्म से गाली गलौज शुरू कर दी और जब उसने एहतजाज किया तो मुश्तअल होकर उसे कुछ फासले तक घसीट लिया, जिसके नतीजे में उसके पैर में चोट आई। अंबरनाथ पुलिस ने मुलजिम मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की शिनाख्त और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हरियाणा के मुबैना गैंगस्टर भानु राणा के कत्ल के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर गैंगवॉर के खदशात बढ़ गए हैं और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से कत्ल की जिम्मेदारी कबूल किए जाने के बाद सूरत हाल मजीद कुशीदा हो गए हैं, जबकि बम्बिहा गैंग ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली। इस दौरान ज़ीशान अख्तर के एक वायरल वीडियो में उसे बिश्नोई गैंग के दावों को झूठा करार देते हुए बदले की धमकी दी, जिस पर मुंबई पुलिस ने अब तहकीकात शुरू कर दी। मैं ज़ीशान अख्तर आज बात करूंगा ये जो अमेरिका में भानु राणा भाई के ऊपर इन्होंने पोस्ट डाल दी है लॉर्सोर ने, ये बिल्कुल झूठी है। आज से 4-5 महीने पहले उस भाई की हत्या एक लोड के चक्कर में हुई है। ये बिल्कुल झूठ है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको कहीं से पता लग गया, इन्होंने झूठी पोस्ट डाल दी। ठीक है जी। और दूसरी बात, ये जो काका राणा मरा है ना, इसको खुद भानु भाई ने मारा है। ठीक है, इनसे एक बाल नहीं उखाड़ पाया, उसको मार दिया और वो तो बेचारा एक लोड के चक्कर में मरा है। ठीक है, सीधी सी बात है। वो हमारा भाई था, वो हमेशा हमारे लिए जीवित ही रहेगा। ये कह रहे हैं ना रोहित भाई जी को गद्दार, वो मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया भाई है, उसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि कोई उसको गद्दार कहे। ये बिल्कुल झूठे हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि रोहित भाई और उसको मोटा बना दे, बड़ा बना दे। ऐसा कभी नहीं होगा। और हम
शशि थरूर ने केरला में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर चेहरे पर बहस को कबल अज वक्त करार दिया। उनका कहना है कि असेंबली इंतखाबात के तनासुर में इस मरहले पर कांग्रेस रहनुमाओं के दरमियान वजीर आला उम्मीदवार के बारे में अवामी बहस गैर ज़रूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी को फिलहाल अपनी तवज्जो इंतखाबी हिकमत अमली, अवामी मसाइल और हुकूमत के खिलाफ मौसर मुहिम पर मरकूज रखनी चाहिए, न कि ओहदों की तकसीम पर। थरूर के मुताबिक वक्त से पहले ऐसी बहस पार्टी के अंदर अंदरूनी नज़्म ज़ब्त को मुतासिर कर सकती है। ഇതൊരു അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു സംസാരമാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇലക്ഷൻ സമയത്തും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ രീതി എന്താണ്? ജയിച്ച MLA-മാരുടെ ഉപദേശം ചോദിച്ചിട്ട് അവർ അവസാനത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനമെടുക്കും. അത് താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഒരു അവകാശമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ജയിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാവും. ആരാണ്, എവിടെയാണ്, ഏത് നഗരത്തിലാണ് പറയാൻ ഒരു आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक काबिल तहसीन काम किया है। विशाखापट्टनम में वजीर तालीम और दो ईरानी तालिबात को माली मदद फराहम की गई है। ज़ेर तालीम ये मदद दी गई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शेख अब्दुल अजीज़ ने जैनब को 1.5 लाख रुपए की इमदाद दी है। एक नौजवान भी शामिल हैं। दोनों तालिबात को 1.5 लाख रुपए की मदद दी है। दोनों तालिबात आंध्रा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेज में फार्मेसी के आखिरी साल की तालीम हासिल कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक तालिबात फ़िलहाल अपने 3 बच्चों के साथ विशाखापट्टनम में मुकीम हैं और शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रही थी। నేను నిన్న మీడియాలో చూసిన తర్వాత మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైజాగ్లో మెక్కా మస్జిద్, జగదాంబ సెంటర్, అలాగనే అహ్లే హదీస్ మస్జిద్ మా వైజాగ్ ఆఫీస్కి చెప్పి మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరున్నారో ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా 1,50,000 రూపాయలు ఈ 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి, మెక్కా మస్జిద్ నుంచి 1,00,000 రూపాయలు, అహ్లే హదీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి 50,000 ఈరోజు ఆ 2 ఇరానియన్ లేడీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒకటి, మతాలు కులాలు ఈ పక్కన పెడితే మన భారతదేశానికి ఇరాన్కి ఉండే అనాది కాలంగా ఉండే ఆ ఫ్రెండ్షిప్, ఆ రిలేషన్షిప్, అదే కాదు అతిథి దేవోభవ, మన దగ్గర వచ్చి మన పైన నమ్మకంతో మన దేశంలో చదువుకుంటూ మన విద్య। मगरबी बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के इलाका जंगीरपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। साथ ही मफाद परस्ती और खुशामदी रवैये का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में कानून की यकसानियत और समाजी इंसाफ के लिए यकसा सिविल कोड ज़रूरी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ सियासी जमातें वोट बैंक की सियासत के ज़रिए अवाम को तकसीम करती हैं। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। भाइयों बहनों, संदेश खाली हो या आरजी कर, निर्मम सरकार किस तरह बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी थी, ये बंगाल भूला नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता ने तय किया है अब भय का अंत होगा, अब भय का अंत होगा। এমনকি কালকে আমার ভোট কেন্দ্রে জেনে রাখুন, আমার নমিনেশন নিয়ে আমার নমিনেশন কাটবার জন্য ওই গদ্দাররা আমার নামে দুটো মিথ্যে অ্যাফিডেভিট করে আমার নমিনেশন ক্যান্সেল করার চেষ্টা করেছিল, পারেনি লাস্ট অবধি।
কিন্তু মনে রাখবেন করেছিল, অনেক অসম্মান করেছিল, যাতে আমি না দাঁড়াতে পারি। তাহলে বুঝতে পারছেন। तो सीएम ममता बनर्जी ने इल्जाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से भवानीपुर से उनकी उम्मीदवारी को खत्म करने की कोशिश की है। मदनीपुर के एक इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर उनकी नामजदगी मनसूख कराने की साजिश की। तहम तृणमूल कांग्रेस, कारकुनान और अवाम ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने खुसूसी इंतखाब नजरसानी यानी SIR के दौरान तकरीबन 90 लाख वोटरों के नाम फहरिस्त से हज़फ करने की कोशिश की ताकि इंतखाबी नतायज पर असर डाला जा सके। बीजेपी की जानिब से मगरबी बंगाल में यकसा सिविल कोड के नफाज के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए अवाम एक मखसूस नज़रिया मुसल्लत करने की कोशिश अब की जा रही है। এমনকি কালকে আমার ভোট কেন্দ্রে জেনে রাখুন, আমার নমিনেশন নিয়ে আমার নমিনেশন কাটবার জন্য ওই গদ্দাররা আমার নামে দুটো মিথ্যে অ্যাফিডেভিট করে আমার নমিনেশন ক্যান্সেল করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি লাস্ট অবধি, কিন্তু মনে রাখবেন করেছিল, অনেক অসম্মান করেছিল, যাতে আমি না দাঁড়াতে পারি। তাহলে বুঝতে পারছেন আমার ওপর যদি এই অত্যাচার হয়। ईरानी सफ़ीर मोहम्मद फतेली ने भारत की जानिब से इंसानी मदद फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ईरानी सफ़ीर ने कहा कि भारत ने मुश्किल हालात में ईरान के साथ इंसानी बुनियादों पर ताउन करके दोस्ती और हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि ये मदद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाती है। इस इमदाद में अद्वियात और दीगर अशिया शामिल हैं जिसकी ईरान की अवाम को बेहद ज़रूरत है। उन्होंने भारत की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ईरान हमेशा इस ताउन को कदर की निगाह से देखता है और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। वाज़ेह है कि भारत और ईरान के दरमियान दरीना सिफारती ताल्लुकात कायम हैं और दोनों ममालिक मुख्तलिफ मौक़े पर एक दूसरे की इंसानी और सिफारती सतह पर मदद करते हैं। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I consider it my duty to sincere gratitude to the people and the government of India for their sympathy and solidarity with the people and the government of Islamic Republic of Iran in these difficult times. The embassy of the Islamic Republic of Iran in Delhi had utilized from the voluntary contributions of the people of India to purchase medicine, and you can see the part of these efforts. And I want to say that the people of India demonstrated that they are reliable and compassionate partner. इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका और ईरान की अहम मुज़ाकरात से कबल कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बग़ीर आलम ने मुज़ाकरात से पहले दो अहम शराइतें पेश की जिनमें लिबनान में जंग बंदी को वसअत देना और ईरान के मुंजमद असासों की वापसी शामिल है। दूसरी जानिब अमेरिकी वफद की क़यादत करने वाले नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान नेकनियती से बात करे तो अमेरिका मुस्बित जवाब देगा, ताहम सख्त रवैये की सूरत में मुज़ाकरात बेनतीजा रह सकते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की जिसमें ईरान के साथ जारी कशीदगी कम करने और मुमकिना अमन मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत की गई। ये आला सतही मुलाकात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुई जहाँ अमेरिकी और ईरानी वफूद भी मौजूद हैं।